स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। और सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्ण। और आज के जो वीडियो सॉल्यूशन में हम देखने वाले हैं क्या लेटेस्ट जो अभी होमी बाबा एग्जाम हुआ है 2024 वाला, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम कौन से सब्जेक्ट का देखेंगे? फिजिक्स वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 है ना। तो उस वाले सॉल्यूशन को आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, है ना, ज़्यादा वेट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग और वेक्टर क्वांटिटीज, है ना, इसके बारे में पूछा है। ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर क्वांटिटी क्या मतलब? जिसके पास डायरेक्शन होती है। लेंथ जो है वो कैसी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी वाला। तो आर और एस वाला आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी को कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम पी स्क्वायर। तो उसको जो है मास, ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करेगा, है ना। और दूसरा उसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी। और एक फॉर्मूला और आता है क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। मतलब वो उसके मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, और उसके मोमेंटम पे भी डिपेंड करती है। तो तीनों चीज पे भी डिपेंड करती है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड कौन से ऑप्शन में? आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द पावर डेवलप? आपको पावर डेवलप पूछनी है। पूछिए गन व्हेन सोल्जर फायर से बुलेट। अगर वो जो सोल्जर है क्या कर रहा है? गन से बुलेट फायर कर रहा है, और जो एक बुलेट का मास दिया है, कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है ना। और रेट ऑफ 1 बुलेट पर सेकंड, एक सेकंड में एक ही बुलेट निकल रही है। और कितनी स्पीड से निकल रही है? 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है। तो आओ इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन को आप कैसे लिखोगे? या तो mgh लिखते हो या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। क्या हमें यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत है क्या? यहाँ पे तो वेलोसिटी दे रखी है, मतलब आप वर्क डन के लिखोगे, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना। तो P का आएगा यहाँ पे चेंज इन, क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हम लिखेंगे अपॉन टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम। और कितनी बुलेट? एन बुलेट पर देना। ये एक बुलेट का है तो एन बुलेट का इतना हो जाएगा। और एन बाई टी मतलब बुलेट पर सेकंड। एन बाई टी का मतलब क्या आ रहा है? बुलेट, कितनी बुलेट पर सेकंड। और एन कितनी बुलेट पर सेकंड? 1 बुलेट पर सेकंड दे रखा है। तो एन बाई टी की जगह आप क्या लिखोगे? 1। क्लियर है। ये आ रहा है हाफ। मास कितना दिया उसका? 20 ग्राम। और इसको हमने किलोग्राम में। सबसे बढ़िया ये चीज है कि जो भी ग्राम वगैरह जो दे रखा है ना, फिजिक्स में यही आपको फंसाता है। वो क्लियरली दे रखा है ग्राम चीजें, सेंटीमीटर। तो ये आपको फोकस करना है, ये आपको ऐसा यूनिट में लेके जाना है, और सारी कैलकुलेशन जो करनी है वो ऐसा यूनिट में करनी है। और एक बार ऑप्शन भी देखते चलो कि किलोवाट वोट कहाँ पे दे रखा है? ये हाँ, वोट में दिया है ना। तो अब देखो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी थी उसकी? 1000 पर सेकंड। तो इसमें क्या आएगा? 1000 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आएगा, है ना। अब 2 से ये एक बार गया तो ये कितना आ रहा है? 10। और 1000 से 1000 गया तो कितना बच रहा है? ये पावर का जो आ रहा है 10 इंटू 1000, ना, मतलब आ रहा है कितना? 10,000 वोट। कितनी पावर आ रही है? 10,000 वोट आ रही है। और 10,000 वोट कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे 100 दिख रहा है। 1000 10 किलोवाट और 100 किलोवाट। और 10,000 मतलब क्या बोलोगे आप? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10,000 को 10 किलोवाट ही तो लिखोगे आप। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर? अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, और वो कौन सी मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है,
अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो क्या मैं बोल दूं एक सीधी लाइन में मोशन कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, 1:1 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ साउंड वेव। क्लियर है। अब फाइंड द फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। क्या चीज निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और ग्राफ दिया हुआ है आपका। देखो अब क्या चीज दी है, टाइम दिया है। अब बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे जो है ना, इस वर्ड को भूलना मत, मिली सेकंड दिया है। अगर टाइम आप 2 4 ले लोगे तो पूरी कैलकुलेशन बर्बाद हो जाएगी, और वो ऑप्शन जो है ना 100% जो आंसर निकाल रहे हो वो इसमें से एक मिलेगा ही मिलेगा। तो 100 में से 50 बच्चे तो वैसे ही करते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसको सोल्व करो। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 100। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में आपको रिलेशन पता है क्या है, टाइम पीरियड और दोनों एक दूसरे के क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। तो क्या मैं बोल दूं ये साइकिल, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, फिर ये 2 साइकिल है, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा उसको, 2 मिली सेकंड। क्लियर है, 2 मिली सेकंड टाइम लगा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 टाइम पीरियड। मिली सेकंड को हमने किस में पढ़ा, सेकंड में, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आ रहा है आपका कितना, 500 हर्ट्ज। क्लियर है। और 1/2 कर दोगे ना आप, तो 1/2 के हिसाब से और अलग कुछ भी आंसर आ जाएगा आपका। 1/2 भी कर दो तो 0.5 नहीं आ रहा है, मतलब आपका क्लियर है। मिली सेकंड में तो कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी आपका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। और रेम का फुल फॉर्म पूछा, ये तो कोई भी बताएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 व्हाट वुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 2000 पास्कल ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रेशर का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, क्या है, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। हमें क्या पूछा है, फोर्स पूछा है ना, तो प्रेशर कितना दिया है, 2000 पास्कल। फोर्स हमें पूछा है, डिवाइडेड बाई एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से वही बात आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर को आप किस में बदलोगे, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर बदल वही रख दोगे तो वो जो आप निकालोगे वो भी इसमें ऑप्शन में मिलेगा। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो ये 10, और ये हमने किस में चेंज कर दिया इसको, मीटर स्क्वायर में। और ये 10 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, 10⁻�3, मतलब 2000 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 10⁻�3। और ये इधर आने के बाद फोर्स कितना आ जाएगा, 2000 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 3 0 से 3 जोड़ा दो, फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन। फोर्स कितना आ रहा है, 2 न्यूटन। इसका राइट आंसर होगा। और इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट विल बी द प्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो कंडक्टिविटी। अगर उसके पास जीरो कंडक्टिविटी है तो इलेक्ट्रिसिटी या रब, अगर आप क्या कर रहे हो, उसको रब कर रहे हो, तो हमें पता है स्केल को रब करते हुए, बलून को या सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करती है, जो किसका एग्जाम्पल है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है ना। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखने से पहले हमें एक चीज देखनी है, क्या ये जो सेल है ये क्या करेक्ट कनेक्टेड है क्या, माइनस प्लस ना। फिर उसके बाद क्या दिया है, प्लस और माइनस, ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये गलत जो है कनेक्टेड है। अगर आपको मैं बोल दूं माइनस प्लस, तो अगला फिर जो है वो माइनस प्लस कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि प्लस और माइनस होगा। तो ये जो सेल है ये रॉन्गली कनेक्टेड है, रॉन्गली प्लेस्ड है। अगर सेल रॉन्गली प्लेस्ड है तो इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगी, और करंट फ्लो नहीं होगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा। और ये जो वायर है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वायर में करंट नहीं है तो उसके आसपास कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये नीडल क्यों डिफ्लेक्ट करने वाली, वही। क्लियर है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम,
बैटरी इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, करेक्ट स्टेटमेंट है। व्हेन कंपास इज केप्ड नियर द सर्किट इट विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, ये भी करेक्ट है। बल्ब कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट विल नॉट ग्लो, तो ये सेल करेक्ट जो कनेक्शन है वो रोंगली है, तो बल्ब कहाँ से ग्लो करेगा, तो ये भी करेक्ट है। ड्यू टू द बैटरी इन द सर्किट इलेक्ट्रिक वायर बिहेव एज ए मैग्नेट, वो वायर कैसे बिहेव करेगा मैग्नेट का, जब तक उसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रही है, तो करंट फ्लो होगी तब वो मैग्नेट बनेगा, बिना करंट के मैग्नेट नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर उसकी स्पीड पूछिए, हैव काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इट्स मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कितनी ज्यादा है, 4 टाइम से, तो भैया पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना पड़ेगा, बिना रिलेशन के आप ये चीजें कर नहीं पाओगे। तो क्या मैं बोल दूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या, करेक्ट करते जाओ, हाफ एम, इसको मैं लिख दूं v इंटू वी, और एम वी को आप क्या लिखोगे, मास इंटू वेलोसिटी, क्या होता है, मोमेंटम ही तो होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ पी इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी क्या दी है, मोमेंटम से 4 टाइम्स दी है, तो के की जगह क्या मैं लिख दूं 4p, ये कितना आ रहा है, हाफ पी इंटू वी, पी से पी क्या करो कैंसिल कर दो, 4 आएगा 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या, काइनेटिक एनर्जी और उसका रेशियो पूछा, रेशियो नहीं पूछा था, काइनेटिक एनर्जी दी थी 4 टाइम ऑफ मोमेंटम, तो हमने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पी रिलेशन निकाल दिया, एक रिलेशन पे था पी स्क्वायर बाई 2 है, पर उससे आप मास निकाल पाओगे, वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, तो हमने ये वाला रिलेशन निकाल के जो दिया है वो रख दिया, वेलोसिटी निकाल ली, v बराबर 8 मीटर पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछो, पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो टाइप की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसफर। ट्रांसफर्स वेव में क्या होता है, वेव की डायरेक्शन ऐसे, और जो पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो लाइट की वेव में भी क्या करती है, लाइट वेव ऐसे चलती है, डायरेक्शन अप डाउन वाइब्रेट हो रहे, तो ये तो परपेंडिकुलर हो रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव है। वाटर भी आपने देखा होगा ऐसे चलता है ना, तो वाटर भी क्या हो गया, अप एंड डाउन वाइब्रेशन हो रहा है, और पानी की वेव आगे जा रही है, गलत बात है। साउंड वेव, साउंड जो वेव है वो सीधे आगे जाती है और पार्टिकल भी वाइब्रेट इसी डायरेक्शन में करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी वाला करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल मिरर इज लेस कर्व, अब आपको पूछा है लेस कर्व, कौन सा लिस्ट कर्व है। इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं कि ये ज्यादा कर्व है या ये ज्यादा कर्व सरफेस है, तो आपको पता चल रहा है कि ये सबसे ज्यादा कर्व है और ये कम कर्व है। हाँ, हमें कौन सा पूछा है, लीस्ट कर्व पूछा है। लीस्ट कर्व मतलब जिस, क्या मैं बोल दूं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, कम होगी, तो वो ज्यादा कर्व होगा। हमें लीस्ट कर्व मतलब जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। अब रेडियस ऑफ फोकल लेंथ कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 5। इन्वर्टेड इमेज सेम साइज, आपको पता है कि जो सेम साइज ऑब्जेक्ट बनता है वो कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है इमेज, क्लियर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो रेडियो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो हो गई, तो 6 सेंटीमीटर, मतलब वो इनडायरेक्टली उसने क्या दे दिया है। देखो ये मिरर है, यहीं पे हम बात करें ना, जो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक इमेज बनती है ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये कैसी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 6 सेंटीमीटर इसने दिए ना, यही आ रहा है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 7। तो चारों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है, 10 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है, तो ये लीस्ट कर्व है। और जो अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा कर्व कौन सा है, तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, 5 सेंटीमीटर। इस वाले ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछा है, 1 3 6 ओम कनेक्टेड इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर,
पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा है। अरे भैया पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका सेम होगा, जितना यहाँ पे वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। और वैसे भी अगर नहीं पता तो निकाल भी सकते हो क्या, 12 इंटू 1 कितना होगा, बराबर आई इंटू आर कितना होगा 12 वोल्ट, 4 इंटू 3 12 वोल्ट, 6 इंटू 2 12 वोल्ट। तो तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1:1, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव की एप्लीकेशन पूछी है। तो अल्ट्रासोनिक वेव सोनार में यूज करते हैं, बिल्कुल। पानी की डेप्थ मेजर करने के लिए सोनोग्राफी में भी यूज करते हैं। ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी में यूज नहीं करते हैं, वहाँ पे एक क्लिप लगाया जाता है और उसकी हियट जो है वो सुनी जाती है, तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज नहीं करते हम ईसीजी में। तो पी और क्यू सोनार और ये सोनोग्राफी, इसका राइट आंसर आएगा पी और क्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका। ईसीजी में अल्ट्रासोनिक वेव नहीं होती है, पी और क्यू है ना, पी क्यू करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस द ग्रेटर बाइंड फोर्स व्हेन सबमर्ज इन वाटर। अब आपको बाइंड फोर्स उतना ही लगेगा जितना आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता होगा, वो जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब ये जो खोखली बॉल है, तो ये जो जो बॉल है वो पानी को डिस्प्लेस ही नहीं करेगी। फिर लकड़ी की बात करें, सॉलिड स्फीयर और सॉलिड एल्यूमिनियम सिलेंडर है ना, आयरन है और एल्यूमिनियम है। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, और एल्यूमिनियम की डेंसिटी वो ज़्यादा होती है ना, तो ये ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को। जो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा उस पर ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, क्लियरली बात है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फिगर गिवन बिलो शो द 2 आयरन नेल्स। ये मैग्नेट है और 2 आयरन नेल्स दी हुई है, तो कौन सा करेक्ट डायग्राम होगा हमसे पूछा है। तो ये बड़ा ही सिंपल है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 6 वाले भी कर सकते हैं। देखो ये यही बता दे क्या, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। एस और एन है, अगर ये एन है तो इसके पास वाले पे कौन सा पोल जनरेट होगा साउथ, और दूर वाले पे कौन सा पोल जनरेट होगा नॉर्थ। और आपको पता होना चाहिए कि ये सेम पोल जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर गिव ग्रेटेस्ट बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स बार बार पूछ रहा है, ये क्या होता है V O इंटू जी, तो मतलब क्या आ रहा है ये जी सबके लिए सेम है, वॉल्यूम तो सबका वो आएगा। डेंसिटी वाटर की पूछी है ना, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है, तो वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। तो जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम वहाँ पे बाइंड फोर्स ज़्यादा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो हम कुछ और टेम्परेचर भी देख लेते हैं, जैसे 39.2, क्या ये भी 4 डिग्री सेल्सियस है क्या। तो सी और एफ में रिलेशन पता है क्या आपको। देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 निकालेंगे। C की जगह हमने क्या रख दिया 4, क्योंकि हमें F की वैल्यू निकालनी है ना। देखो 4/5 कितना आता है 0.8 इंटू 9 7.2 इज इक्वल टू F माइनस 32, और ये कितना आ गया F इज 32 प्लस 7.2 की वैल्यू आ रही है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या दे रखा है क्या, ये बिल्कुल दे रखा है ना। तो ये आप बोल सकते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और अगर इसमें 273 ऐड करोगे 273.15, तो आ जाएगा 277.15 केल्विन। तो ये तीनों जो टेम्परेचर है ना एक्चुअल में एक ही टेम्परेचर है। तो Q R और S तो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Q R S किस में दे रखा है, पर C में दे रखा है ना, Q R और S। क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या दे रखा है भैया, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्पीड ऑफ साउंड। और साउंड की असेंडिंग स्पीड बतानी है तो कोई भी बता देगा। साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। तो
तो सबसे लीस्ट जो है वो कितने में आएगा, वैक्यूम है ना, पी आ रहा है, कम किस में आ रहा है, क्या आ रहा है ना, चलो पी सबसे कम है, सॉलिड एस ये आ रहा है एस, फिर आ रहा है लिक्विड, लिक्विड का है क्यू पे है, फिर आ रहा है गैस और लास्ट में है क्या, पी। कौन सा ऑर्डर पूछा है हमें, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा वाला बाद में आएगा, पी आर क्यू एस कहाँ दे रखा है, तो पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ये 19 सेम एग्जैक्ट जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था उसी से रिलेटेड, बस यहाँ पे टाइम बदल दिया और कुछ भी नहीं करा है, पूरा एग्जैक्ट सेम वो है क्वेश्चन, वही क्या है। तो करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, कितनी करंट, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और टाइम दिया है कितना, 16 सेकंड। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, क्यू बाई टी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, और क्यू को आप क्वांटाइज प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो, एन इंटू ई। देखो यहां से लिखते हैं हम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू क्यू को क्या लिखोगे आप, एन अपॉन, आई कितनी देती है 1, एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू 1.6 प्लस टाइम दी रहेगा कितना 16, तो एन की जो वैल्यू है कितनी 1 और माइनस 19 आएगी, डेसिमल हटाई, ऊपर हमने 0 लगा दी, ये कितना आ रहा है 10, और ये 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 9, तो टोटल आ जाएगा कितना 10 की पावर 20 आंसर, 10 की पावर 20 इज द राइट आंसर। डिटरमाइन द ओड वन आउट, अब ओड वन आउट पूछा, ये क्लास 6 का बच्चा भी बताएगा, है ना। अब फ्रिक्शनल फोर्स दिया है, मैग्नेटिक दिया है, ग्रेविटेशन दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिया है, हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को देख के। ये तीन जो है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और एक क्वेश्चन जो है कॉन्टेक्ट फोर्स है ना, एक वाला ऑप्शन है। अब बता दो फ्रिक्शन कौन सा है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, और बाकी मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक कौन सा है, नॉन कॉन्टेक्ट है। तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि जो ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज वायर, फ्यूज वायर पूछा है, फ्यूज वायर किस प्रिंसिपल पे वर्क है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब पूछो हीट, हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट है, हीट एब्जॉर्ब, अरे भैया करंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिलीज करता है हीट को, जितनी ज्यादा करंट होगी वो उतनी ज्यादा हीट को रिलीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं हम, मिरर के बारे में बात की गई है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इनफाइनाइट, फोकल लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, तो आप किसके बारे में बताओगे, ये एक आपका प्लेन मिरर हुआ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ की हम बात करें तो ये कर्व सर्कल है क्या, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, इसको आप इन्फिनिटी तक बढ़ाते जाओ, जैसे इन्फिनिटी से बढ़ता हुआ एक सर्कल बन रहा है, तो आप ऐसा अज्यूम करोगे कि ये जो प्लेन मिरर है ना, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितनी है, इनफाइनाइट है, क्योंकि अगर कर्व सरफेस हुआ ऐसा तो इसकी तो है वो लिमिट में रहेगी, कोई फाइनाइट सोल्यूशन होगा नहीं उसका। तो प्लेन मिरर की बात करेंगे हम, तो पी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन मिरर। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये क्या दे रखा है, अब वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, तो क्यू की जगह आपका ऑप्शन कौन सा मिरर आएगा, कॉन्वेक्स। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नेगेटिव, अब कौन से मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, भैया कॉनकेव मिरर की होती है ना, क्योंकि देखो आप फोकल लेंथ आपको इधर आना पड़ेगा, और लाइट की डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो उसकी जो फोकल लेंथ है क्या आएगी, नेगेटिव, तो आर का आंसर क्या आएगा, कॉनकेव। अब ऑप्शन नंबर चेक कर लो, पी में आपका कौन सा आ रहा है, प्लेन मिरर, ये, और क्यू में कौन सा आ रहा है, कॉन्वेक्स, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, 23 में क्या दिया है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पूछा है, तो टेलीस्कोप में बता देता हूँ कि क्या चीज होती है। इसमें जो दो लेंस होते हैं, और लेंस में एक होता है कौन सा लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस। यहाँ से लाइट होता है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस क्या होता है, छोटा होता है। तो क्लियरली देखो ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर देन आईपीस, करेक्ट है। और यहाँ पे जो है इमेज हैविंग क्रोमेटिक अब्रीवेशन, इसका जो है मेन प्रॉब्लम थी, इसको रिमूव करने के लिए हमने रिफ्रैक्टिंग से कहाँ पे शिफ्ट करा था टेलीस्कोप को, रिफ्लेक्टिंग में, जिसमें हम मिरर यूज करते थे। तो इसमें जो ये प्रॉब्लम एक थी क्रोमेटिक कलर के बारे में जो है प्रॉब्लम थी, उसी को हम क्रोमेटिक अब्रीवेशन बोलेंगे। तो ये जो है ये भी करेक्ट आंसर है। आईपीस इज लार्जर, क्या आईपीस बड़ा है क्या, नहीं छोटा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। मिरर आर यूज, ये दोनों तो आपको लेंस दिख रहे हैं, इसमें कौन सा मिरर है, तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमें करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, ट्रू पूछा है, तो पी और क्यू किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। आपको क्लियरली पता है क्या होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये बता रहा है इंक्रीज करने पे इंक्रीज होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बता रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। पर क्या सेकंड की वजह से कोई फर्स्ट में कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं, ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल है। पर हाँ हो सकता है एक ही वायर में बात हो, पर इसमें ऐसा कुछ मेंशन करा नहीं है, क्योंकि एक ही वायर को आप खींचोगे एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी, पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा है। मतलब आप बोल सकते हो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के बारे में बोला है कि क्या चीज होगी। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर दिया है ना, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ पे, 12 सेंटीमीटर पे, और पूछा, और रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है, रेशियो 1:2। क्लियर है। अब आपको पूछी है इमेज डिस्टेंस क्या होगी, तो इमेज डिस्टेंस आपको मैग्निफिकेशन पता होगा स्फेरिकल मिरर का, मैग्निफिकेशन होता है भैया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको आप लिख सकते हैं अपॉन यू। हमें जो दिया है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज दिया है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये अगर 2/1 होगा तो ये रेशियो -v/u होगा, उल्टा कर दिया ना हमने। और इमेज ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। तो u की जगह आप क्या रखोगे, 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो लाइट के अपोजिट, तो माइनस वैल्यू आएगी, तो 2 माइनस का v, और माइनस का कितना है 12 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस गया, v की वैल्यू आएगी 2 × 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। 24 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। और ये 26 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे जो हमने मॉक टेस्ट बनाया था वहीं से उठ के आया है क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ सर्वे सपोर्टेड बाय इनसेट जीसेट हमने पूछा ही था। तो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क में और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजी दोनों टाइप में ये यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर पी और क्यू किसमें दे रखा है, पी और एस सॉरी, तो ऑप्शन नंबर पी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी हमने करे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है ये, है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो इंक्रीजिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ पूछा है। देखो क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। तो रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ये चीज होती है क्या, और आर क्या होता है, L/A है ना, रेजिस्टेंस L/A होता है। तो इसकी लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है X, L/X, इसकी लेंथ कितनी है 3L, एरिया कितना है 2X। तो इसको मैं बोल दूं 1.5 L/X आ रहा है। इसका लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है 2X, तो क्या मैं बोल दूं 0.5
L/x आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी L, एरिया कितना है x/2, ये कितना आ रहा है 2L/x। अब देखो चारों में कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है s, और कौन सा ऑर्डर बताना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा वाला सबसे बाद में आएगा, सबसे बाद में कौन सी वैल्यू आ रही है s, और ये 1, 1.5, 1, ये वाला फिर आ रहा है क्या q। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है p, फिर लास्ट में कौन सा आ रहा है r, तो RPQS ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दिया है, लाइट रे मैक्स एन एंगल, अगर कितने डिग्री का एंगल बना रही है 45 डिग्री का, इफ दिस एंगल इज इंक्रीज बाय 15 डिग्री, अगर इसको आप एंगल को किससे बढ़ा रहे हो, पहले जो एंगल था वो कितना था 45 डिग्री, अब इंक्रीज करके आपने कितना कर दिया 50, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया है ना, ये कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10 और 60 डिग्री। क्लियर है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, इफेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, अगर ये देखो ये जो एंगल है 15 डिग्री आपने बढ़ा दिया, तो टोटल यहाँ पे अब देखो ये वाला एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया है ना, ये वाला एंगल पहले 45 था, अब कितना हो गया 60, तो ये वाली चीज आपसे पूछ, ये कितना होगा 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा 30 डिग्री है ना। तो इफ दिस एंगल इज इंक्रीज बाय देन द इफेक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, और ये भी कितना 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, है ना। अब मैग्नेट से मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप मैग्नेट इनके जो मिक्सचर इसमें डालोगे, तो आयरन और कोबाल्ट दोनों मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दोनों अट्रैक्ट होकर कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो सेपरेट तो हुए नहीं। तो कॉपर और मैग्नीशियम की हम बात करें तो दोनों नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो अगर इसमें आप डालोगे तो दोनों वहीं रह जाएंगे, सेपरेट नहीं हुए, हमें सेपरेट करना है। निकल और कॉपर की बात करें तो हाँ, यहाँ पे जब भी आप मैग्नेट डालोगे तो निकल बाहर आ जाएगा, कॉपर नीचे रह जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, मिक्सचर सेपरेट हो गए। तो ये वाला मिक्सचर क्या हो जाएगा, मैग्नेट की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सॉल्यूशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कॉज मिराज, है ना, जो मिराज है वो किसकी वजह से होता है, आपको क्लियरली पता है। अगर कोई पेड़ जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे अगर कोई पेड़ ऐसे दिया है तो इसकी जो है उल्टी इमेज ऐसे बनती है, यहीं पर दूर से ऐसे जाने दो, तो वो होता क्या है, जैसे जैसे आता है वो इंटर जो है हर बार एटमॉस्फेरिक लेयर मिलती है, और उसका हमने एक देखा है क्या क्रिटिकल एंगल लेस देन ऑफ इंसिडेंस, तो वो जो है वापस रिफ्रैक्ट नहीं होके उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है ऐसे जा रहा है। क्लियर है। तो रिफ्रैक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या है, मिराज हमें दिखता है, या रेगिस्तान में उड़ सड़कों पे जो पानी दिखता है, आपने देखा होगा समुद्र में पानी में भी आप देखोगे तो जहाज जो है वो आगे की तरफ पानी में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला करेक्ट होगा। ये आपके पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन 1 to 30 तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगले सब्जेक्ट के सर अगले वीडियो में करेंगे, मतलब इसी पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आइए हम उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री के 31 से लेके 60 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो अच्छे से डिस्कस करते जाइए, पेपर लेकर बैठिए, आंसर टिक कीजिए। आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी हो, मतलब आपको लगे ये सही होगा, तो मैं वही बता दूंगा कि आपको ऐसा लग सकता है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, कि सर डायमंड का इन तीनों में से क्या आएगा, तो डायमंड का टेट्राहेड्रल आएगा। और डायमंड जो होता है वो और किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो फर्स्ट का जेड और क्यू, देखो फर्स्ट का जेड और क्यू यहाँ है। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, और हेक्सागोनल मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब देखो दूसरे का एक्स और आर। फुलरिन को बकी बॉल कहते हैं,
और ये कार्बन डाइसल्फाइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्युबल होता है। तो देखो थर्ड का YP ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे बोलो, सभी ने ए टिक किया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। कह रहा है बर्निंग ऑफ वुड इज ए फिजिकल चेंज। भैया बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, केमिकल में आएगा, पहला गलत। दूसरा कह रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर इज केमिकल। बॉइलिंग ऑफ वाटर में तो स्टेट चेंज हो रहा है, वो तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा गलत। तीसरा कह रहा है कि वुड की ग्राइंडिंग, उसको पीस के एकदम पाउडर बना देना, वो फिजिकल चेंज है और साथ ही साथ में इरिवर्सिबल। बिल्कुल सही बात है, एक बार पीस दिया तो उसको वापस वुड बना दोगे क्या, नहीं ना। तो तीसरा सही है और हमें सही वाला ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए हमारा 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक एलिमेंट है एक्स, एक एलिमेंट है एक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। हमने क्या किया, उसकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, तो एक गैस बनी। उस गैस को हमने पानी में डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बना। वो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है। इस बात से पता चल गई कि हमारा ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। तो हमें बताना है एक्स क्या है। तो एसिडिक सॉल्यूशन कौन बनाते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन, सर जी एसिडिक सॉल्यूशन नॉन मेटल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं, नॉन मेटल। अब नॉन मेटल में कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। देखो मैग्नीशियम नहीं आएगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम तो भैया मेटल होता है। तो आंसर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर में से कोई आएगा। अब कार्बन हम नहीं टिक कर सकते क्योंकि उसने कहा है बैड कंडक्टर। कार्बन में तो ग्रेफाइट आता है जो गुड कंडक्टर। दूसरा, कार्बन के ना 2 ऑक्साइड बनेंगे जब वो ऑक्सीजन से करेगा, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब CO2 वाला तो एसिडिक बना लेगा मान लिया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होता है, इसीलिए कार्बन टिक नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो। नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो वो ना या तो N2O बनाएगा या NO बनाएगा या N2O3 बनाएगा या N2O4 बनाएगा या फिर N2O4 बनाएगा। नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड होते हैं, ये इनमें से कुछ भी बना सकते, लेकिन ये दोनों वाले तो न्यूट्रल हैं, पर हमें तो एसिडिक बनाना है, इसलिए हम नाइट्रोजन भी टिक नहीं करेंगे। सल्फर के 2 ऑक्साइड है, देखो SO2 और SO3। जब SO2 को पानी में डालोगे तो भी एसिड बन जाएगा। इस एसिड का नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होता है, सल्फ्यूरस एसिड। और जब इसका वाटर से करा दोगे तो एक मिनट, H2SO4 नहीं आएगा, H2SO3 आएगा। ये ठीक कर लेना, 3 आएगा। यहाँ पे H2SO4 जिसे क्या कहते हैं, सर जी इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो देखो दोनों के दोनों एसिड बना रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर सल्फर आएगा। क्या समझ पा रहे हो। आगे देखो, कह रहे 3 एलिमेंट है X Y Z। ठीक है, 3 एलिमेंट है X Y Z। X का एटॉमिक नंबर 18 है, Y का एटॉमिक नंबर 19 है, Z का एटॉमिक नंबर 20 है। तो कह रहा है इसके L शेल में तीनों के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 8, इसकी 2 8 8 1, इसकी 2 8 8 2। आपको पता है ना, पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद के गोले में 8 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो दूसरा गोला होता है वो L शेल होता है। तो L शेल में तीनों में कितने हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या समझ पाइए। अब डी देखो, डी कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन। अच्छा ये तो कन्वर्जन करवाना है, तो 273 जोड़ते तो 25 में 273 जोड़ेंगे, 5 3 8, 7 2 9 और ये 2 298। इसमें जोड़ेंगे 273 तो क्या हो जाएगा, 8 और 3 11, 7 और 3 10 और 1 11, 311। इसमें अगर जोड़ेंगे 273 तो क्या होगा, 6 3 9, 7 6 13, 2 1 3, 339। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो। सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए 273 जोड़ देते हैं। क्लियर। चलो अगला सवाल देखो।
ओके ये तो हमारा नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होता है, तो चेक कर लो। तो पीबी और एफई में से मोर रिएक्टिव होता है एफई और लेस रिएक्टिव होता है पीबी। तो मोर वाला तो लेस वाले को हटा देगा, मतलब ये वाली रिएक्शन होगी। यहां देखो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो मोर वाला लेस वाले को हटा देगा, इसका मतलब ये भी रिएक्शन होगी। यहाँ देखो जिंक जो है वो कैल्शियम के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, कैल्शियम मोर रिएक्टिव है, तो लेस वाला तो मोर वाले को नहीं हटा सकता उसके सॉल्यूशन से, तीसरी रिएक्शन नहीं होगी और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ भी ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो हमारा यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगी। एक तीसरे ऑप्शन में रिएक्शन नहीं हो रही है, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता ये ध्यानते हो ना, केदारनाथ का माली आलू जरा सबको पढ़ाया जाता है, फीके से पकाता है, कॉपर होगा आगे, गोल्ड प्लेटिनम से, सबको सिखाई जाती है ये रिएक्टिविटी सीरीज। तो चेक कर लो, तीसरे में रिएक्शन नहीं होगी, तीसरा आंसर। आओ चौथा, इन 37 देखो, व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसके अंदर वो वाटर ऐड कर रहा है, तो क्या बनेगा? जब भी मेटल के ऑक्साइड के रिएक्शन वाटर से कराते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो हमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बतानी है। अच्छा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पूछा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब आंसर एक्सोथर्मिक वाला होगा बी और डी में से। अब देखो यहाँ जो बना है वो बेस बना है, तो बेस का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन मोर देन 7। क्या समझ पाए इस बात को? दूसरी बात, बेस बन रहा है तो आप जानते ही हो बेस एसिड एक्सोथर्मिक में ही आते हैं। तो 37 हो गया, फोर्थ आएगा। 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जानते हो एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 फालतू हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा तो एल्कीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन क्या होता है सर? एल्काइन होता है जितने कार्बन उसका डबल कर दो और डबल में से 2 माइनस कर दो, वो एल्कीन, और एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमसे उसने पूछा है ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला ढूंढना है। ये वाला फॉर्मूला क्या है? देखो 2 का डबल 4, ये तो एल्कीन है। देखो 3 का डबल 6 होता है, 6 में से 2 माइनस कर दो 4, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। देखो 3 का डबल 6, 6 में और 2 छोड़ दो तब 8 होता है। तीसरा 2 का डबल 4, उसमें 2 और छोड़ दो तब 6 होता है, मतलब डी सी ए नहीं आएंगे, एक यही वाला एल्काइन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? स्ट्रक्चर जिसको जानना है मैं स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। यहाँ पे C3H4 का स्ट्रक्चर होगा CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3, ये स्ट्रक्चर होगा इसका। समझ पा रहे हो? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये देखो अब 39 क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, नीचे का बस मिटा देता हूं। 39 क्वेश्चन देखो और बताओ। कह रहा है कि व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम डालने के लिए कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो एल्यूमिनियम को सोडियम में डालते हैं तो एक तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये जानते हो, मेटल चाहे एसिड से करे, मेटल चाहे बेस से करे, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। हाँ इतना ध्यान रखना, सारे मेटल बेस से नहीं करते, कुछ मेटल जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है वो बेस से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। अब देखो गैस के बारे में पूछा है, तो गैस कलरलेस भी होती है, ऑर्डरलेस भी होती है, और हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है जो कि जब आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे तो पॉप साउंड की तरह पॉप साउंड आएगी और हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। तो देखो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सी वाला नहीं आ सकता है क्या? तो सी वाला नहीं आ सकता क्योंकि वो कैंडल की बर्निंग को प्रमोट नहीं करता, वो खुद बर्न होता है, इसीलिए सी नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन ही आएगा। ये हमारा हो गया। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे एक बार सभी, क्या कह रहा है ये 40 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दिखा क्या? 40 नंबर कह रहा है कि सर हमने चारों में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में जिंक डाल दिया, एक में मैग्नीशियम डाल दिया, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, एक में Fe आयरन डाल दिया, एक में कॉपर डाल दिया, और पूछ रहा है कि S बिहेव डिफरेंटली। S के अंदर देखो ये जो है ये आपको तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, सिंक दिखाई देगा, लेकिन S वाले में, एक मिनट, हाँ, S वाले में केवल फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्लोट करने का रीजन पूछ, तो आपके पास अगर पेपर होगा तो आप देख पा रहे होंगे इसके सरफेस पे कोई गोल गोल ऐसे स्टिक दिखाई दे रहा है, चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और ये हाइड्रोजन गैस इस मैग्नीशियम की बॉडी से स्टिक कर जाएगा, तो ये फ्लोट करेगा, इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बाकियों का, तो बाकियों की तो उसने ऑप्शन में बात ही नहीं की, मैग्नीशियम की बात की है, तो मैग्नीशियम के बारे में ही कहेंगे ना कि भैया हाइड्रोजन गैस स्टिक हो गया, इसलिए जो देखो यहाँ पे क्लोरीन गैस तो बनती नहीं है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड फ्लोट करेगा, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं सवाल 41। जल्दी बता दो, मुझे उम्मीद है कि ये 41 वाला तो PYQs में आए, पहले का ही PYQs है, क्या आएगा जल्दी बता दो। 41 नंबर सवाल, तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो देखो एक कैल्शियम, ऑक्सीजन 2 यहाँ और 3 3 2 जा 6, 8 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन होंगे, 3 2 जा 6 और 2 8 बराबर है। हाइड्रोजन 2 इधर 4 हाइड्रोजन इधर 4, नाइट्रोजन इधर 2 नाइट्रोजन इधर 2, मतलब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या कैल्शियम नाइट्रेट एक एसिडिक सॉल्ट है? जी नहीं, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, इसका मतलब दूसरा वाला गलत हो। ठीक है, तीसरा वाला, क्या इसका pH 7 होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्ट का pH जो होता है वो 7 होता है। चौथा, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम कहते हैं? तो भैया लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। अब कुछ बच्चे गूगल करेंगे और कहेंगे सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही तो गूगल पे तो लाइम आ रहा था, तो भैया कंफ्यूज मत होना, अगर अकेला लाइम कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर वो लाइम वाटर कहता तो मैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कंफ्यूज मत होना, इस चीज पे ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं और नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक में भी लाइम बोल देते हैं, तो ध्यान रख लेना। ठीक है ना? चलो, तो इसका ऑप्शन सर जी हमें क्या बताना था? सही बताना था। एक पहला सही है, एक तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर है। क्या क्लियर है? चलिए, क्लियर है ना? अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? तो CNG तो मिलेगा नहीं, ये तो नेचुरल गैस है, जमीन से मिलेगी। LPG पेट्रोलियम गैस से मिलता है, डीजल पेट्रोलियम गैस से मिलता है, कोल गैस नहीं मिलता। एक दूसरा एक Y मिलता है, एक Z मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान सवाल था। आगे देखो, यू आर गिवन टेस्ट ट्यूब XYZ। ओके, हमारे पास ना 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों के अंदर एक में NaCl डाल दिया, एक में NaOH, एक में HCl। कह रहा है फिनोप्थेलिन किसमें कलर क्या देगा? तो ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में फिनोप्थेलिन कलरलेस देता है। उसके बाद ये बेस है और बेस में फिनोप्थेलिन पिंक कलर देता है। उसके बाद ये एसिड है और एसिड में फिनोप्थेलिन अगेन कलरलेस होता है। तो आंसर आएगा कलरलेस पिंक कलरलेस, कलरलेस पिंक कलरलेस, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्लियर है? आगे देखो, अरे अभी तो पीछे ही है, ये वाला हो गया। अब ऊपर देखो 44 नंबर सवाल देखो। 44 नंबर सवाल क्या है
किस वो, एक मिनट, हाँ हाँ क्या यार, हाँ 44 देखो, कह रहा है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उनको क्या कहा जाता है। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उन्हें एलोट्रोप कहा जाता है। पी का सेकंड। देखो आंसर तो यही मिल गया। फिर भी देख लो, ऐसे सब्सटेंस जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आइसोमर कहते हैं। क्यू का फर्स्ट। सब्सटेंस जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन फॉर्मूला अलग हो, उसे होमोलोगस कहते हैं। और ऐसे जो केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करे वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ पा रहे हो? आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ाने वाला टॉपिक है, एक्सप्लेन करने लग गए तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी है। तो चलिए आगे देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। 45 देखो, प्लास्टिक की कौन सी प्रॉपर्टी होगी? गुड कंडक्टर, इसलिए पहला नहीं आएगा। गुड कंडक्टर, इसलिए ये नहीं आएगा। गुड कंडक्टर, इसलिए ये नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, हल्का है और नॉन रिएक्टिव है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सवाल। ये देखो MnO2 में ऑक्सीडाइजेशन, तो Mn के पास ऑक्सीजन था, Mn से ऑक्सीजन क्या कर दिया गया है? अब जल्दी बताओ, हटा दिया गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो MnO2 का हुआ है रिडक्शन, यहाँ भी यहाँ भी। उसके बाद H के पास देखो ऑक्सीजन नहीं था, अब H के पास, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया, तो HCl का क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन पहचानने का, चार्ज से। Mn पे इधर कितना चार्ज था? तो सर एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 पे -4, मतलब Mn पे +4। और यहाँ पे एक Cl पे सर -1 तो 2 पे -2, तो Mn पे +2। तो Mn +4 से +2 गया तो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, इसीलिए MnO2 का रिडक्शन। दूसरा देखो, यहाँ पे Cl पे कितना चार्ज है? सर -1। यहाँ Cl पे कितना? 0। जब भी Cl अपने नेचुरल स्टेट में हो या कोई भी एलिमेंट अगर अपने नेचुरल स्टेट में हो तो चार्ज 0। तो -1 से 0 गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? लॉस किया है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, इस ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए HCl ऑक्सीडाइज हुआ, फोर्थ है। क्या क्लियर है? दोनों तरीके से बता दिया। आगे देखो, देखो ये आपको पता है कि जब भी दो लोग मिलके ऐसा बना रहे हैं इसको कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड अपने एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, तो हमें ना इनकरेक्ट ढूंढना है। तो कह रहा है द प्रोडक्ट A to B शो द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट A and B। नहीं दिखाता, ये कह रहा है दिखाता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखो, प्रोडक्ट का फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, बिल्कुल सही बात है, कंपाउंड का कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, दूसरा सही है। कह रहे हैं प्रोडक्ट को कंपाउंड नहीं कह सकते, भैया कंपाउंड है तो कंपाउंड ही कहेंगे, गलत हो गया ना, ये कह रहे हैं नहीं कह सकते। चौथा कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बना है वो एलिमेंट है, अरे भैया जो प्रोडक्ट बना है वो तो कंपाउंड है, तो गलत पहला आया, गलत तीसरा आया, गलत चौथा आया। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी। क्या क्लियर है? दूसरा तो सही था ना। आओ ये वाला 48 देख लो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भैया स्टील और ब्रास ये दोनों के दोनों एलॉय हैं और एलॉय होमोजीनियस होते हैं, इसीलिए ए और डी नहीं आए। अब आधे बच्चे कह रहे हैं सर ये, आधे बच्चे कह रहे होंगे सर ये, तो एयर कहीं पे भी हो, एयर जनरली हम होमोजीनियस ही कहेंगे क्योंकि उसका कंपोजिशन बराबर होगा। लेकिन आयोडीन नमक के अंदर जरूरी थोड़ी है कि पूरे नमक में आयोडीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे आयोडीन ज़्यादा, कहीं पे आयोडीन कम, तो बी ऑप्शन आएगा। हाँ, आप में से कुछ बच्चे सी सोच रहे होंगे, लेकिन सी मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होगा, एयर को होमोजीनियस में ही रखेंगे। कुछ कह रहे होंगे सर बैलून का शेप ऐसा होगा तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, अरे भैया कंपोजिशन तो फिर भी एयर का सेम होता है, इसलिए बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी, क्या कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर इनमें से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ रिएक्टिविटी का।
अरे बहुत सिंपल है, देखो ना, एस कहीं भी रिएक्शन नहीं कर रहा, तो क्या एस सबसे कम रिएक्टिव है? उसके बाद देखो क्यू सबसे रिएक्शन कर रहा है, तो क्या क्यू सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? उसके बाद देखो पी और आर में से बताना है, पी 2 लोगों से कर रहा है, आर सिर्फ एक से ही कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता एस आर पी क्यू ऐसा ऑप्शन होगा? और ऐसा ऑप्शन सेकंड है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था कि नहीं? रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम सिंपल सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो जरा क्या है, 50 नंबर। हाँ 50 नंबर सवाल देखिए जल्दी, 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, रिफ्रेश हो रहे हैं। इतने पढ़िए, अगर आपको दिख रहा है तो। ग्राफ क्या हुआ है? ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है। ओके, ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है द गिवन ग्राफ डिपिक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंज, वो तो दिख ही रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो चेंज हो रहा है। जब हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कली के अंदर एसिड डाल रहे हो वो भी ज्यादा, तो कौन सा लेटर ऐसा है जो बताएगा बोथ एसिड एंड सॉल्ट? ऐसा कौन सा लेटर है जो एसिड और सॉल्ट के बारे में बता रहा है? देखो के पे क्या है? के पे सर अल्कली है, आप डाल रहे हो एसिड, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। एस पे भी देखो क्या है, यहाँ पे भी अभी 14 से 11-12 के आसपास है, मतलब अल्कली है, मतलब वही एसिड जुड़ेगा और सॉल्ट बनाएगा। देखो आर भी 7 से ऊपर है, 7 से ऊपर है, तो यहां भी सेम ऊपर वाला ही होगा। लेकिन एम 7 से नीचे है, 7 से नीचे का मतलब अब अल्कली तो है ही नहीं, तो क्या है? एसिड है। और सॉल्ट बना था तो सॉल्ट तो है ही, मतलब एम ऐसा है जहां पे एसिड और सॉल्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। थायोसल्फेट पूछा है, तो अगर SO4 हो तो सल्फेट कहते हैं, SO3 हो तो सल्फाइड कहते हैं, Na2H2O4 है ना 3, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थायोसल्फाइड। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सल्फेट है, वो सिलिकेट, ठीक है, ठीक है ना। जब भी H2O3 हो थायोसल्फाइड, और अकेला S हो तो सल्फाइड। क्या क्लियर है ये चारों बातों? SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, H2O3 थायोसल्फाइड, और S क्या होता है जल्दी बताओ? थायोसल्फेट, और S सल्फाइड, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, सारे सवाल हो गए ना इधर? हाँ, एक मिनट, दोबारा इधर के हो गए ना, ये 51 हो गया, ये भी हो गया, ये 52 देखो, असर्शन। असर्शन कह रहा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है एवरेज मास ऑफ द एटम टू द 1/12। बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ एटम, ऊपर जिसका मास निकाल रहे हो मास ऑफ एटम, डिवाइडेड बाय 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के 12वें हिस्से को लेना पड़ता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ही है किसी से रिलेट करना, तो वो कार्बन एटम के 12वें हिस्से के मास से। असर्शन सही है। रीजन कह रहा है कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया गया, बिल्कुल सही बात है, कार्बन 12 से ही करवा रहा है, रीजन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों सही है। आगे देखो, ये तो बहुत सिंपल था यार, क्या एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो कह रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के होता है, पहला गलत। क्या एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ रहा है, सही है। एटॉमिक नंबर या तो प्रोटॉन, ये देखो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ रहा है, गलत है। एटॉमिक नंबर या तो प्रोटॉन के या तो न्यूट्रॉन के, ये सही है। उसने हमसे क्या पूछा है? ट्रू, सही वाला पूछा है, तो एक दूसरा सही है, एक चौथा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर है? क्लियर है। आओ 54 नंबर सवाल देखें, जरा देखो एक बार 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ चलिए, चलो ध्यान दोगे एक बार अब जल्दी से। एक आयन है X+3 जिसका मास नंबर 27 है और एटॉमिक नंबर 30 है,
इधर बता देता हूँ, देखो आयन है X+3 जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास 27। अगर एटॉमिक नंबर 13 है मतलब प्रोटॉन 13। अगर और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। 27 माइनस 13 करेंगे कितना आएगा, 14 न्यूट्रॉन आएगा। और देखो इलेक्ट्रॉन भी 13 होते हैं लेकिन 3 प्लस का चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो 13, क्या पूछा था उसने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो 13 10 और 14, 13 10 14 कहाँ है जल्दी बताओ, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 13 10 14। क्या सभी को आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ये कर लिया होगा। आगे देखें क्या नेक्स्ट सवाल, चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, इसका आएगा डी। नेक्स्ट देखो टार्टरिक एसिड किस में होता है, तो टार्टरिक एसिड एक अनराइप मैंगो में होता है, ग्रेप्स में होता है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसे विटामिन सी कहते हैं, लेमन में सिट्रिक एसिड मिल जाता है। ओके, एटॉमिक नंबर 30 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 30 जिंक का होता है और जिंक का सिंबल Zn होता है। क्या क्लियर है, यहां देखो इनमें से किसके पास मैक्सिमम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, तो ना एक एक करके बता देता हूं। जो FeSO4 है उसका पास 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जिसे ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। जो कॉपर सल्फेट है उसके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट है अगर इसके पास 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो इसको जिप्सम कहते हैं, और इसी के पास अगर हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो इसी को POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आखिरी जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10। इसने पूछा तो मैक्सिमम किसके पास है, तो 10 वाला ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर है, आओ देखो 58 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। 58 नंबर सवाल कह रहा है कि थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। 58 नंबर सवाल ध्यान से देखना क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है 58 नंबर कि इनमें से किसमें बल्ब ग्लो होगा, तो भैया HCl में बल्ब ग्लो होता है, यहां होगा। शुगर सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, यहां नहीं होगा। अल्कोहल भी बैड कंडक्टर होता है, यहां भी नहीं होगा। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये बेस है, कंडक्ट करवा देगा, मतलब यहां होगा। एक पहले वाले में होगा, एक फोर्थ वाले में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी या इन ऑप्शन नंबर बी में बल्ब ग्लो होगा। क्या क्लियर था, इजी सवाल था। आगे बढ़ जाते हैं। 59, सुनील के पास ब्लैक कॉफी है, जरा देखो सुनील के पास क्या है, ब्लैक कॉफी है एंड मिल्क, क्या है, और मिल्क है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ट्रू अबाउट पीएच, पीएच पूछ रहा है, तो ब्लैक कॉफी का पीएच 5 होता है, मिल्क का 6.5 होता है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो जो पीएच आएगा वो 5 से क्या आएगा, 5 से ज्यादा आएगा पीएच और 6.5 से कम होगा, मतलब इन दोनों के बीच का होगा। आओ चेक करते हैं। कह रहा है ये ब्लैक कॉफी से भी कम आएगा, मतलब 5 से भी कम आएगा, पहला गलत। कह रहा है डिस्टिल्ड वाटर से ज्यादा, डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 7 होता है, ये कह रहा है 7 से ज्यादा आएगा, इसीलिए दूसरा गलत। तीसरा कह रहा है एसिड रेन से ज्यादा होगा, एसिड रेन जो होता है उसका पीएच 5.6 होता है, तो हाँ 5.6 से ज्यादा हो सकता है एक तरफ, एक बार में ये सही होगा। एप्पल जूस से कम होता है, तो एप्पल जूस का पीएच 3 से 4 के बीच होता है, 3 से 4 से कम तो हो नहीं सकता, चौथा भी गलत, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा कि 5.6 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का होना चाहिए, बीच का एक तीसरा ऑप्शन है। आखिरी सवाल देखो, K प्लस और Cl माइनस में से गलत बताना है। ओके, पहला कह रहा है K प्लस और Cl माइनस दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, आओ देख लेते हैं। तो ये K प्लस है, ये Cl माइनस है, K का एटॉमिक नंबर 19, इसका 18, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन एक प्लस का है तो एक चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। इसके पास 18, ओ सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर गलत लिख दिया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भैया
आप सब जब प्रिंट लिखने में मिस्टेक 17 होता है, तो क्लोरीन का 17 होता है। हाँ, तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक माइनस का है, मतलब एक आ गया, 17 प्लस एक 18, तो दोनों के पास 18 18 है, पहला वाला सही है। उसके बाद कह रहा है के प्लस और Cl माइनस की कन्फिग्रेशन सेम होगी, तो भैया जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, कन्फिग्रेशन सेम, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि के बड़ा है Cl से, चौथा कह रहा है Cl बड़ा है के से। अब ये देखो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 18, लेकिन के पास जो है वो 19 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि के का एटॉमिक नंबर 19। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 19 पॉजिटिव चार्ज, 18 नेगेटिव चार्ज, यहाँ 17 प्लस का और 18 माइनस का, तो प्लस का किस में ज्यादा है, के में। तो तुम्हें नहीं लगता कि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। तो के प्लस और Cl माइनस में साइज किसका ज्यादा आएगा, तो के प्लस और Cl माइनस में साइज Cl का ज्यादा आएगा, क्योंकि के वाले का न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। हाँ, इसका जवाब ऐसे देना था, वहां मत चल जाना कि सर पीरियोडिक टेबल में कहते हैं लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो के का ज्यादा होगा। आयन है ये, आयन में तुम खुद देखो ना, जितना प्लस का चार्ज ज्यादा उतना खींचेगा, और जितना खींचेगा साइज उतना कम होगा, तो के का साइज कम होगा Cl से, Cl का ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, पढ़ते रहिए। लेवल 2 में जिसका सिलेक्शन हो गया है, मतलब हो जाएगा, वो हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं। लेवल 2 की तैयारी, प्रैक्टिकल की तैयारी करने के लिए हमारी एकेडमी में आके डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, आपको कोरिलेशन बताना है, कोरिलेशन आपको बताना है। यस, हाँ, आइडेंटिफाई द कोरिलेशन। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, जो हमारे हार्ट की सेल्स होती हैं या हमारे हार्ट की मसल्स होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स कहते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या है, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे, तभी जो अपना हार्ट होता है वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ब्लड को भेज रहा होता है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या करती हैं, स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, जो हमारे बोन से कनेक्टेड होती हैं, है ना, हमको हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड रनिंग में। बेसिकली ये हमारे मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। अगर आप चल पा रहे हैं, अगर आप मतलब कोई चीज़ कर पा रहे हैं जिसमें मूवमेंट हो रहा है, तो वो कौन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट ऑफ, सॉरी, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेड मसल से रिस्पॉन्सिबल होती है। मूवमेंट ऑफ आईलिड ये नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ये भी नहीं हो सकता, पासेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल ये भी नहीं हो सकता। ये आपका हाँ दिया हुआ है, ये आपका सी ऑप्शन होगा, और इसको आप 198 पेज नंबर पे जाके देख सकते। ठीक है, आपकी जो सीट की जो बुक होती है उसमें पेज नंबर 198 पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन, विजुअल डिसऑर्डर, ट्रेमर्स, निकोटीन प्रेजेंट इन टोबैको, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस देखिए ये क्या है, जिसमें आर्टरीज क्या हो जाती हैं, पतली हो जाती है, थिन हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से पतली होने लगती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड पूरी तरह से फ्लो होकर हर ऑर्गन तक जा नहीं पाता है। ठीक है, और जो हमारी आर्टरीज होती हैं में भी प्रॉब्लम आने लगती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। एक्सेसिव स्मोकिंग, ट्रेवलिंग ऑफ फिंगर्स, स्मोक ऑफ सिगरेट्स, बीड़ी अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बिल्कुल करता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि क्या होता है, हमारा म्यूकस होता है वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता और वो हमारे फूड में मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइजेशन भी अफेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, और ये आप जाएंगे पेज नंबर 192 आपकी बुक में, एज इट इज मेंशन है। ठीक है, और जरा आप देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेंगे फिर देखेंगे। हाँ, है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड द मदर्स ओनली, इनहेरिटेड द मदर ओनली। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने ऑफलाइन की क्लासेस में एटलीस्ट 10 से 20 बार बच्चों से करवाया भी था, सबके ये सही है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एग सेल्स कर रही होती है, तो इसकी वजह से जो मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो डिसऑर्डर होता है वो बच्चों में इनहेरिट हो जाता है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके पेज नंबर 192 पे दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, जहां पे माइटोकॉन्ड्रियल ऊपर की लाइन सबसे ऊपर पेज पे है ना, आप थर्ड लाइन पे देख सकते हैं। आइए जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू आर क्यू एंड पी। आर क्यू एंड पी, ये आपको आर बताना है, क्यू बताना है और पी बताना है। देखिए यहां से अगर आप टाइलिन देखेंगे, मैंने लास्ट जो हम डिस्कस किए थे पेपर, उसमें भी मैंने ऐसे ही सेम क्वेश्चन करवाया था, है ना, वहां पर भी टाइलिन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था। ये देखिए टाइलिन आपको भी पता है कि कौन आपकी सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। पहले आर को ही देखो और आप कहीं जाओ ही मत, ये तो दो ऑप्शन कट गए ना। आर तो क्या हो सकता है, आर सिर्फ सलाइवरी ग्लैंड हो सकता है, ये दो ऑप्शन तो आपके भाई साहब कट गए यहीं से, इनमें तो अब कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाइल आपका कौन रिलीज करता है, लीवर, इस ऑप्शन में भी लीवर है, इस ऑप्शन में भी लीवर है। चलो यहां तक तो दोनों ऑप्शन आए। जैसे ही आप लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज का जैसे आप नाम सुनते हो, आपके दिमाग में तुरंत टक से क्या आता है, पैंक्रियाज, और इस तरह से आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देख लें C4 5। ओके, थोड़ा सा जूम करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट आर यूज ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया एंड कैंसर। मलेरिया एंड कैंसर में कौन सा मेडिसिनल प्लांट यूज होता है, कौन सा यूज होगा, देखते हैं। ये होता है चिनकोना, जिसमें क्या पाया जाता है, क्यूनाइन। ठीक है, तो क्या होता है जो खास करके मलेरिया में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और अगर पेरीविंकल को आप देखेंगे तो कैंसर के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिंकोना का यूज हम मलेरिया कैंसर में नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है इसका, वो इसके मलेरिया में ही यूज होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। भाई साहब राइजोबियम करता है, एजोबैक्टर करता है, नाइट्रोसोमोनास ये नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 66। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 66। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ लाइकेन। लाइकेन्स क्या होते हैं, देखिए लाइकेन्स क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो देखिए लाइकेन्स के बारे में क्या कहा जाता है कि ये फंजाई प्लस एल्गी या ब्लू ग्रीन एल्गी के क्या होते हैं, हाँ, ये कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों का अपना कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, फंगस और एल्गी का एक तरह से रिलेशन होता है, जो क्या करता है, एक दोनों एक साथ मिलके रहते हैं। तो ये अगर मार्केंशिया को देखेंगे तो ये नहीं होता है, तो हमारा ट्रिटिकोज है और पॉलियोज है और क्रस्टोस है। तो ये हमारा 1 2 3 नहीं 4th, ओके 1 2 4th, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ लिपिड एंड फैट, एग ऑफ डक। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एस्परजिलस एंड राइजोपस। थोड़ा सा यस, तो देखते हैं। हमारा क्या कह रहा है, इससे तो बच्चे बच्चे वाकिफ होंगे, इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है ना। इसमें पूछा क्या है हमारा, एस्परजिलस और राइजोपस, जो कि क्या होते हैं, एक तरह के कॉमन फंगस होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो सकता है एस। ओके, ये 10th क्लास में आपको दिया हुआ है, लगभग पेज नंबर 25 पे अगर आप जाएंगे तो आपको इसका इमेज
एज इट इज मिलेगा ऐसे ही। और क्या है हमारा, यस, यस तो हो सकता है। और फिर हमारा जो हो जाएगा वो होगा हमारा ये बी, ठीक है, ये होगा 69 का बी होगा। आइए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ, ऑड वन आउट, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें दिया हुआ मुर्रा, उसके बाद साहिवाल, फिर मेहसाना, फिर सुरती। तो यहाँ पे ये जो तीनों है ना, ये क्या है, ये काउज की आ, हाँ मतलब आप कह सकते हो कि ये काऊ है, और ये जो मुर्रा होता है ना, ये भैंसा होता है, भैंस होता है जो भी है। तो ये 70 का ए हो जाएगा आपका। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या कह रहा है। 70, यस। देखिए आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हनी बी, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हनी बी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हनी बी इमर्ज फ्रॉम द फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग से जो आती है, तो ये होती है क्यून बी और वर्कर बी। और अगर आप ड्रोन को देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, अनफर्टिलाइज, अनफर्टिलाइज एग से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 71 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। देखिए जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, उसमें मेनली जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं CHON, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें सबसे कम परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, ठीक है। विच ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड से रिलेटेड आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। देखते हैं, हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको रिलेशन थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। देखते हैं क्या है, हाँ, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड एक्स वाई एंड जेड। ये कोई एक मॉस्किटो है, एक्स है, एडेस, फिर क्या दिया हुआ है, एनाफिलिस, फिर क्यूलेक्स। कोई मॉस्किटो है एडेस, एक्स, ओके, एक्स में क्या दिया हुआ है, तो एडेस क्या करता है, डेंगू करता है, ओके। ये मलेरिया वाला ऑप्शन तो हट ही जाएगा, यानी ये आपका सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब जरा उसके आगे चलते हैं, मॉस्किटो वाई, वाई क्या करता है, वाई एनाफिलिस क्या है, मलेरिया कॉज करता है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन मलेरिया दिया हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका इस हिसाब से यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्यूलेक्स क्या करता है, फाइलेरियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यस ये हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ प्लांट बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएगा, साइकस, क्रिसमस ट्री, पूजा, देवदार, पाइसिया पाइनस, मोरपंखी एंड क्रिसमस ट्री। तो ये इतने सारे क्या दिए हुए हैं, हमें नाम दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, और हमको क्या बताना है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हमें बताना है, ठीक है। जब आप जाएंगे अपने बुक में पेज नंबर 78 पे, तब आप इसको देखेंगे कि यही सेम टू सेम यही सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बस नाम चेंज हुआ है, ठीक है। लाइक मोर, हाँ, मोर पंखी का नाम कुछ और दिया हुआ है वहां पे, और फिर क्रिसमस का, पीसिया का, मतलब सारे एक ही नाम है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइडर, लेवेंडर, फूडर एंड श्रीखंड। श्रीखंड बनाने में कौन सा यूज होता है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, क्यू, ओनली क्यू, है ना। पेज नंबर 89 सबसे ऊपर वाली लाइन पे जब आप जाएंगे, जब माइक्रोब्स वाला वो देखेंगे चैप्टर, तो वहां पे ये दिया हुआ है। ऑब्जर्व द केमिकल रिएक्शन इन कार्बन साइकिल, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू PQRS। थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए कार्बन साइकिल के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, यस, देखते हैं।
हाँ, ये P कुछ दिया हुआ है, Q कुछ दिया हुआ है, और फिर हाँ S दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हमें इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, बैलेंस करके भी हम कर सकते हैं। और अगर आपको बैलेंस नहीं करना है तो आप अपने बुक में पेज नंबर 78 पे जाएंगे, वहां आपको यही रिएक्शन एज इट इज मिलेगी, है ना, कार्बन साइकिल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पहली बार अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो हमारा क्लोरोफिल हो नहीं सकता भाई, सनलाइट नहीं हो सकता, सनलाइट नहीं हो सकता। बहुत इजी क्वेश्चन था यार, डायरेक्ट ऐसे आप देख के बता सकते थे कि हाँ ये क्या होगा, सनलाइट ही होगा, ठीक है। सॉरी ये 78 नहीं, आई थिंक 86 पेज पे होगा, 86 पे होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन साइकिल 86 पे ही होगा। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, वहां पे 2 रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, जो ऐसा होगा। मैं इसको बैलेंस भी करके बता सकता हूं, लेकिन आप जाके भी देख सकते हो। C6H12O यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, तभी जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, यस, यहाँ पर भी 6CO2 होगा, और फिर यहाँ पे 6CO2 प्लस ये आपका हो जाएगा R माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर ये हो जाएगा 6, इस तरह से फिर होगा। और ये एनर्जी निकल रही है, ठीक है, और अच्छे खासे अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पिरामिड लाइक देखते हैं, पिरामिड लाइक मेडुला ओब्लांगेटा, इसके लिए आप जाके देखेंगे पेज नंबर 173 का रेफरेंस, आप वहां पे जाके देख लेना, वहां नीचे वाली लाइन पे एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। कंपेरेटिवली इन विच पीरियड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। देखिए ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि यूरिनेशन का जो अमाउंट होता है कब होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं नवंबर टू जनवरी, कि ये सर्दी का मौसम होता है तो लोग कम पानी कंज्यूम करते हैं, तो अगर कम पानी कंज्यूम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम यूरिनेशन। बट एक्चुअल में वी आर अ साइंस स्टूडेंट, तो हम कुछ हट के सोचेंगे, और हम क्या सोचेंगे कि ये मार्च से लेके मई तक में होगा। ओके, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, गर्मी बहुत तेज होती है, धूप बहुत तेज निकलता है, सॉरी धूप बहुत तेज होती है। तो होता क्या, जो भी अमाउंट हम पानी का लेते हैं, अगर हम बाहर चलते हैं तो पसीना भी आता है, स्वेटिंग भी होती है, और फिर क्या होता है, इवेपोरेशन भी होता रहता है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जो भी हम पानी कंज्यूम करते हैं उसका लेस अमाउंट क्या होता है, वो यूरिन बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। Which color pigment is responsible for purple occur in plant? ओके, देखिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्पल कलर इन प्लांट। भाई साहब पर्पल के लिए और ब्लू कलर के लिए, ठीक है, ये एंथोसाइनिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कैरोटीन जो आप गाजर खाते हो, आपने देखा होगा जो आप गाजर खाते हो वो किस कलर का होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। और थोड़ा सा ये रेडिश की तरफ जाता है, वो होता है यस और ज़ैंथोफिल तो आप जानते ही हो। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट पार्टिसिपेट इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। WBC क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेशन रखता है। रेड ब्लड कॉर्प सेल्स, ये तो भाई साहब ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एल्ब्यूमिन, और फिर ये प्लेटलेट, तो प्लेटलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग से क्या बताना है, करेक्ट रिलेशन बताना है। 1 सेकेंड, ठीक है, और देख रहा है आइए बस इसको ऊपर करते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 81, 81 आपसे क्या कह रहा है, 81 आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनमें से कोई करेक्ट बताना है। ऑप्शन, अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, जो हमारा घर का जो सॉलिड वेस्ट होता है या जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उससे अमेरिका सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है। टू रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट परचेसिंग ऑफ टेट्रा पैक शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड। 7 प्रिंसिपल्स आर यूजफुल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Japan has development the project production of thread
पेपर फ्रॉम द बनाना पीलिंग। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो देखिए, कुछ गूगल बॉय होंगे ना, इसको जापान को वो चाइना बोलेंगे, ठीक है, कि नहीं ये तो नहीं सर, ये तो चाइना ने किया था। एक्चुअली में देखिए, हम जो हमारे बुक का रेफरेंस है हम उसको लेके हम आंसर को सेलेक्ट करेंगे, यानी जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं आपको उसकी तरफ जाना है, ठीक है। और अगर उसकी तरफ आपको नहीं जाना है तो फिर आप पेज नंबर पे आप जाएंगे 103 पे, ठीक है, वहां पे आपको दिया हुआ है और आपके बुक में जापान दिया हुआ है, ना कि चाइना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने चलते हैं। 81, 82, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। यहाँ पे इतने सारे वायरस दिए हुए हैं, क्या आप इसको पहचानते हो या नहीं पहचानते हो? आप इसको पहचानते हो या नहीं पहचानते, मुझे बताओ। ये वही वायरस है जिसने आपकी जिंदगी के 2 बहुत ही खास साल अच्छे से बर्बाद कर दिए, है ना, सार्स कोव 2 यानी कोविड, है ना। और अगर आप देखेंगे HIV का वायरस तो ये होता है आपका HIV का वायरस। ऑब्जर्व द गिवन फ्लो चार्ट, करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू QRP। आपको QRP के रिस्पेक्ट में क्या बताना है, करेक्ट रिलेशन बताना है, ठीक है। तो वो हमारा करेक्ट रिलेशन क्या होगा, एनकोना। देखिए, ये कोई एक पोल्ट्री फॉर्म है जिसमें से रेयर्ड फॉर एग एंड मीट, कौन कौन से एग के लिए रेयर किए जाते हैं, कौन कौन से मीट के लिए, और क्या होता है इसका, एग और मीट दोनों के लिए किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी क्या दी हुई है, नाम दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है जो कि आपको बताना है। देखते हैं, चला गया, बताना है आपको, इसके लिए किया जाता है। देखिए, ये जो होता है ना, रेयर्ड फॉर एग, एग के लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं, एनकोना का, ठीक है। और फिर रेयर्ड फॉर एग एंड मीट, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं जनरली, के लिए हम जनरली यूज करते हैं, मीट के लिए हम जनरली यूज करते हैं पी, होगा पॉलीमाउथ रॉक, और इसका हम यूज करते हैं कोचिन में। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, हाँ, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यस, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स। हाँ, इसको मैंने बताया नहीं, ये आपको अगर देखना होगा ना, जाके आप देख लेना, कहाँ पे, तो भाई, हाँ, 03, पेज नंबर 203 पे आप जाके देखते हैं क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द पेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, रॉन्ग पेयर आपको बताना है, रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, कोलेनकाइमा सेल वॉल कंटेन पैक्टिन, पैरेनकाइमा थिक सेल वॉल, ओके, स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल कंटेन सेलुलोज एंड लिग्निन, जाइलम कंडक्ट मिनरल, फ्लोएम कंडक्ट अमीनो एसिड। अब जरा देखते हैं फिर से एक बार, अब अच्छे से पढ़ते हैं। कोलेनकाइमा सेल वॉल कंटेन थिक, वेरी गुड, पैरेनकाइमा थिक नहीं थिन, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। और फिर स्क्लेरेनकाइमा सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, लिग्निन, जाइलम कंडक्ट मिनरल्स, फ्लोएम कंडक्ट अमीनो एसिड, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, तो यहाँ पे एक ही है, ओनली 2 हो जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं सर हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ये फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, कभी करता है। आओ अब जरा थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं, ऊपर नहीं साइड के, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, आपको बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल्स बताने हैं।
बैक्टीरियल डिजीज का आपको एग्जाम्पल बताना है। देखते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, इंसेफेलाइटिस, एस्परजिलस, एंथ्रैक्स और क्या है, ट्राइपेनोसोमियासिस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज आपका होता है, वो होता है एंथ्रैक्स, है ना। एस्परजिलस अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, मैंने बताया था फंगस, ये एक फंगल डिजीज है, और ये इंसेफेलाइटिस एक वायरल डिजीज है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज है तो हमारा एंथ्रैक्स हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ये एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। ये क्या किए, 10,000 किलो कैलोरी, और बियर क्या होता है, ओमनीवोरस होता है, और ये जो आपका फूड चेन है ना ओमनीवोरस, वो टॉप पे आते हैं, तो टॉप पे आते हैं तो वो सबसे कम कंजम्पशन करेंगे, यानी 10 किलो कैलोरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गई और इसमें मतलब बहुत कम एनर्जी यार प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज क्या होती है, देखो जहां पे मैक्सिमम हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते रहेंगे, ओके। तो अगर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, यानी वहां पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हमको एनर्जी मिलेगी, और मैक्सिमम अमाउंट कितना, लगभग 38 एटीपी। और जो ऐसे ही हो जाती है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे कम होता है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द anaerobic respiration. It occur only in cytoplasm in mitochondria. Only 2 ATP molecules are raised. It occur in cytoplasm only. It occur in certain tissue like muscles during vigorous exercise. ATP molecule 38 released in it. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो गलत क्या क्या है, इट अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता, बट ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड ना लगा होता तो आप इसको क्या बोल सकते थे, सही बोल सकते थे। अभी तो ये गलत हो गया, तो पहला तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड, ओके, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, यूज नहीं होना है। देखो, ये अकर होता है साइटोप्लाज्म में, यहां तक तो बात सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होती है, तो ये तो सही है, ओके। इट अकर इन साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है, होता है, सही है। इट अकर इन सर्टेन टिश्यू लाइक मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जल्दी जैसे क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते, अगर कभी चले जाते हैं एक आध दिन खेलने के लिए, तो क्या होता है, जब वो कुछ खेल रहे होते हैं तो क्रैम्प आते हैं, है ना। वो क्यों होता है, वो इसी की वजह से होता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इन इट, 38 नहीं भाई साहब, कम होता है। यहाँ पे देखो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, यही क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है ना, तो भी तो आपको बताना है। अब देखो यहां से हमारा क्या सही निकल के आया, एक तो फर्स्ट निकल के आया और एक तो फिफ्थ निकल के आया, ये गलत है, ये हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यस, 87 8, यस, गुड, ठीक। अब जरा देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया। देखिए, सिकल सेल एनीमिया एक क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी होता है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से होता क्या क्या है, कॉन्स्टेंट लो ग्रेड फीवर, स्वेलिंग इन हैंड एंड लेग्स। अब जरा आप एक बात बताओ, अगर खून नहीं है तो जाहिर सी बात है कि बॉडी है वो तो स्वेल कर ही जाएगी ना। द स्किन बिकम पेल एंड आईज आर पिंक, लो हेमोग्लोबिन कंटेंट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड। तो देखिए, ये जो है ना कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर तो होता ही है, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड लेग्स ये तो होता ही है, 1 2, तो ये तो हो जाएगा, ओके। और लो हेमोग्लोबिन कंटेंट तो एज वेल एज रहेगा ही, तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2, और क्या होगा, और हमारा हो जाएगा 4th।
ये हमारा होगा 1 to 4th, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज का अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप कहाँ पे जाके देखोगे, आप देखोगे पेज नंबर 190 पे, है ना, वहां आपको दिया गया है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। देखिए ये जो आपकी स्किन जो पेल होती है ना, पेल का मतलब होता है हल्का येलो, वो जनरली जॉन्डिस वगैरह में होती है। और आईज आर पिंक, गुलाबी आंखें, ये तो पता नहीं कहाँ होती हैं। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ज्वाइंटेड अटैच टू स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में भाई साहब कार्बोनिक एसिड नहीं होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फोरिक होता है, शुगर होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर, सॉरी हेरिडिटी वाले जब आप चैप्टर में जाओगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एग्जांपल डिवीजन टेरिडोफाइटा। डिवीजन टेरिडोफाइटा का जो करेक्ट एग्जांपल होगा वो क्या होगा, एडियंटम एंड सेलेजिनेला। इसको अगर आपको देखना तो आप जाके देखेंगे पेज नंबर 77 पे। तो ये तो था हमारा, हाँ ये तो था हमारा पूरा बायोलॉजी का डिस्कशन। ओके, अगर आपको अभी भी किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, तो फिर आप उसको आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बस लास्ट के जीके के 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो आइए जीके के 91 से 100 सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा रीड करिए। एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएट है? तो सबको पता है नासा से एसोसिएट है। आई होप ये तो कर ही लिया होगा। विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप पोर्टेबल डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस बताई है जो वाटर और सॉइल की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है, गुड क्वालिटी है, बैड क्वांटिटी, बैड क्वालिटी है। इस डिवाइस को डेवलप किया था आईआईटी मद्रास ने, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डिटेक्टेड बाय ट्रूनेट टेस्ट अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर। तो ये कौन सी डिजीज डिटेक्ट करता है? तो ये नीफा वायरस को डिटेक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। विच कंट्री हैज डेवलप्ड ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। ट्रीडेंट भी बोल देते हैं। तो किसने इसको किया था, जल्दी बता दो। चाइना ने। आई होप सब गूगल कर चुके होंगे, चाइना ने किया। नेक्स्ट, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या करती है? तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जीन के लेवल पे मैनिपुलेशन करती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा, जेनेटिक एडिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट 96, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनको स्पेस में लैंड करवाना, सेफली लेकर आना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, टू लैंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आजकल के फार्मर जो मॉडर्न फार्मिंग में क्या यूज करते हैं? तो मॉडर्न फार्मिंग में ड्रोन यूज किया जाता है चेक करने के लिए फसल सही तो है कि तो नहीं, खराब तो नहीं हो रही, ड्रोन से चेक कर लिया जाता है। तो 97 का ए। नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज किसमें नहीं मिलता? तो बायोलॉजी वालों को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोइजर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 100, किस मटेरियल का यूज किया जाता है फास्ट चार्जिंग बैटरियन के लिए? तो आप लोग तुक्का मार के आए होंगे लिथियम, लेकिन कार्बन या कार्बन के दूसरे ग्रेफाइट जैसे कंपाउंड यूज करते हैं फास्ट चार्जिंग बैटरी में, तो ग्रेफिन आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज का यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। ओके।